हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है सानू के नोट्स चैनल पर। आप सब नए नए यूट्यूब इस चैनल पर पॉलिटिकल साइंस के, साइकोलॉजी, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल लेक्चरर, रीट, सेकंड ग्रेड इत्यादि के हस्तलिखित नोट्स की व्याख्यात्मक क्लास पाने के लिए सानू के नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। चलो गाइस, आज हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में वेस्टर्न थिंकर एंड पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के बारे में, जिनमें सबसे पहले देखेंगे प्लेटो कि प्लेटो पॉलिटिकल साइंस में पाश्चात्य राजनीतिक विचारों में प्लेटो एक आदर्शवादी और बहुत अहम भूमिका निभाने वाला विचारक था, जिसका हम देखते हैं सबसे पहले सामान्य परिचय। तो चलो गाइस, आज हम देखते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो कौन था, क्या किया और उसके सिद्धांत क्या क्या थे। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेटो का वास्तविक नाम। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था। उसका जन्म यूनान के एथेंस नगर राज्य में हुआ था। एथेंस जन्म तिथि यानी कि उनका जन्म 428 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 347 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके पिता का नाम अरिस्टोन था, जो शाही राज परिवार से संबंध रखता था। उनकी माता पेरिकटियोनी पोसिडोन वंश की पुत्री थी, जो समुद्र के देवता के वंशज थे। उनके दो भाई थे। उनका एक का नाम था ग्लूकोन और दूसरे का था एडिमेंटस। उनकी एक बहन भी थी। जब हम माता पिता और भाइयों को बारे में जाने तो बहन को क्यों छोड़े, तो बहन का नाम था पोटोटोनो और गुरु था सुकरात। प्लेटो अपने गुरु सुकरात से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जो एक यूनानी दार्शनिक था। मैक्सी ने कहा है कि प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो गया। मैक्सी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा है कि प्लेटो के अंदर सुकरात वापस जिंदा हो गया। आगे देखते हैं। प्लेटो राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। आप नोट आउट भी करते जाइए ताकि आपके भी एक अच्छे से नोट्स तैयार हो जाए। नंबर 2 है, प्लेटो ने पहले बार राज्य संबंधित विषयों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध विवेचन किया था। इसके साथ ही इसने निगमनात्मक पद्धति को अपनाया था, इसलिए इसे राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है राजनीतिक दर्शन का पिता? क्योंकि प्लेटो ने पहली बार राज्य संबंधी विषयों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध विवेचन किया था। इसके साथ ही इसने निगमनात्मक पद्धति यानी नियम से उदाहरण की ओर चलने वाली पद्धति को अपनाया था, इसलिए इसे राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। प्लेटो पर उसके गुरु सुकरात का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, इसीलिए तो मैक्सी ने कहा है कि प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो गया। युवा अवस्था में प्लेटो का राजनीति से मोहभंग हो गया था, क्योंकि उसने 30 लोगों के शासन और लोकतंत्र को असफल होते हुए देखा था। इसी 30 लोगों के शासन ने प्लेटो के गुरु सुकरात पर युवाओं को पथभ्रष्ट करने वाला बताया था और सुकरात पर युवाओं को पथभ्रष्ट करने वाला एक भ्रष्ट राजा शासक बताया था। इसके आगे नोट आउट करेंगे। गाइस, आप नोट आउट भी करते जाएं ताकि आपके भी एक अच्छे से नोट्स तैयार हो जाए, फिर आपको पढ़ने में, रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं आए। आगे देखते हैं कि इस शासन के पतन के बाद एथेंस में लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोकतंत्रवादियों ने सुकरात पर अपवित्रता व अनैतिकता फैलाने का आरोप लगाया। किस पे लगाया? सुकरात पे। क्यों लगाया? एथेंस में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। लोकतंत्रवादियों ने, जो लोकतंत्र
की रचना करने वाले थे। उन्होंने सुकरात पर अपवित्रता का और अनैतिकता का फैलाने का आरोप लगाया तथा 399 ईसा पूर्व में उसे जहर दे दिया गया। किसको? प्लेटो के गुरु सुकरात को जहर देकर मार दिया गया। इसी कारण प्लेटो ने लोकतंत्र को अज्ञानियों और मूर्खों का शासन कहा है। और ये बात आज भी लागू होती है प्लेटो की, क्योंकि हर चीज़ में योग्यता निर्धारित की जाती है, लेकिन क्या राजनीति में ये योग्यता है कि इतना पढ़ा हुआ आदमी ही राजनीति करेगा? अंगूठा छाप आदमी भी राजनीति में आ सकता है। इसीलिए तो लोकतंत्र का ये सिद्धांत आज भी राजनीति में लागू होता है कि रियल में लोकतंत्र अज्ञानियों और मूर्खों का शासन ही है। प्लेटो की प्रमुख पुस्तकें, इनके बारे में क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है गाइज, तो इनको नोट आउट अच्छे से करना, इंपॉर्टेंट लगा कर लिख लो कि प्लेटो की पुस्तकों को संवाद कहा जाता है, यानी कि प्रश्नोत्तर शैली में, वाद विवाद शैली में लिखी गई थी, इसलिए इन्हें संवाद कहा जाता है, क्योंकि ये संवाद शैली में लिखी गई है। प्लेटो ने कुल 36 संवाद लिखे। संवाद मतलब पुस्तकें लिखी। संवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लेटो ने जो भी पुस्तकें लिखी वाद विवाद प्रश्नोत्तर शैली में लिखी है। प्लेटो की प्रमुख पुस्तकों में से नंबर 1 पे है अपोलॉजी। अपोलॉजी का महात्मा गांधी ने गुजराती में अनुवाद किया था। नंबर 2 है क्रेटो। नंबर 3 है फेडो। नंबर 4 है प्रोटोगोरस। नंबर 5 है जॉर्जिया। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है रिपब्लिक, जिनके नाम से रिपब्लिक ही प्लेटो ही रिपब्लिक, क्योंकि प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है रिपब्लिक। प्लेटो ने आदर्श राशि इस रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श राज्य का वर्णन किया था, न्याय का सिद्धांत दिया था, साम्यवाद का सिद्धांत दिया था, दार्शनिक राज्य का सिद्धांत दिया था। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है रिपब्लिक। इसका उर्दू में अनुवाद, किसका उर्दू में अनुवाद? प्लेटो की रिपब्लिक का उर्दू में अनुवाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था, जिसका शीर्षक दिया था रियासत। वैकल्पिक नाम किसके? रिपब्लिक के वैकल्पिक नाम है न्याय मीमांसा, न्याय के संदर्भ में। इसमें प्लेटो की पूरी तरह आदर्शवादी विचार कहा जाता है प्लेटो, क्योंकि प्लेटो ने रिपब्लिक में दार्शनिक राज्य का, साम्यवाद का, न्याय का आदि सिद्धांत रिपब्लिक में ही दिए हैं, इसलिए प्लेटो पूरी तरह आदर्शवादी विचारक है। नंबर 7 पे प्लेटो की पुस्तक है स्टेट्समैन, जिसमें संविधान का वर्गीकरण सिद्धांत दिया गया है। इस पुस्तक में प्लेटो आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर मुड़ने लगता है। कौन सी पुस्तक में? स्टेट्समैन में। नंबर 8 पे है लॉज। आदर्श राज्य का उल्लेख किया जाता है। इसमें राज्य को विधि के शासन के रूप में स्वीकार किया और प्लेटो पूरा यथार्थवादी हो जाता है। कौन सी? लॉज लिखते लिखते प्लेटो यथार्थवादी हो जाता है और रिपब्लिक में पूरा आदर्शवादी होता है और स्टेट्समैन में आदर्शवाद यथार्थवाद की ओर मुड़ जाता है। अब आगे देखते हैं प्लेटो की अध्ययन पद्धतियाँ। गाइज नोट आउट करते हुए चलेंगे ताकि आपके भी नोट्स तैयार हो जाए। प्लेटो की अध्ययन पद्धतियों में नंबर 1 पे है द्वंद्वात्मक पद्धति, जिसमें है प्लेटो ने यह पद्धति अपने गुरु सुकरात से ली थी, जिससे इस पद्धति का जनक माना जाता है। किसको? सुकरात को। इस पद्धति को संवाद शैली, वार्तालाप शैली या प्रश्नोत्तर शैली कहा जाता है। द्वंद्वात्मक शैली को दो आदमियों के अंदर यानी वार्तालाप। इस शैली के अनुसार दो असत्य विचारों में टकराव होता है तथा उसी से सत्य निकल कर आता है, अर्थात वाद और प्रतिवाद में टकराव होता है, फिर संवाद बनता है। नंबर 2 पे है निगमनात्मक शैली, यानी नियम से उदाहरण की ओर चलने वाली शैली। यह शैली सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, निष्कर्ष से उदाहरण की ओर चलती है। इसी शैली के कारण प्लेटो राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। प्लेटो आदर्शवादी विचारक क्यों था? क्यों था प्लेटो आदर्शवादी विचारक था? प्लेटो क्या होना चाहिए पर बल देता है, न कि क्या है पर। प्लेटो इस बात पर बल देता था कि क्या होना चाहिए, इस बात पर कभी भी बल नहीं देता था क्या है। इसी कारण मैक्सी ने प्लेटो को प्रथम यूरोपियन यानी कल्पना लोकीय सौपंदर्शी विचारक कहा है। प्लेटो प्रत्ययवादी विचारक
इसमें लिखेंगे प्लेटो का मानना है कि सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ नहीं है बल्कि चेतना शक्ति है। इसी कारण प्लेटो को प्रत्ययवादी विचारक माना जाता है, न कि भौतिकवादी विचारक। अगला है प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का सिद्धांत रिपब्लिक पुस्तक में दिया। प्लेटो के आदर्श राज्य में शामिल हैं दार्शनिक राजा, न्याय, शिक्षा व्यवस्था, साम्यवाद। न्याय दो आधार स्तंभों पर टिकी हुई है, शिक्षा सिद्धांत और साम्यवाद, और दार्शनिक राजा इसका शीर्ष बिंदु कहलाता है। तो न्याय के दो आधार स्तंभ है कौन कौन से? शिक्षा सिद्धांत और साम्यवाद। और रिजल्ट क्या निकलेगा? दार्शनिक राजा। इसी के आगे लिखेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य के शीर्ष पर दार्शनिक राजा विराजमान है। आदर्श राज्य का आधार न्याय, आदर्श राज्य के दो आधार स्तंभ शिक्षा व्यवस्था और साम्यवाद है। प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित राज्य है। रिपब्लिक का मुख्य विवेच्य विषय या मुख्य प्रतिपाद विषय न्याय है। रिपब्लिक में प्लेटो ने माना है कि मनुष्य और राज्य दोनों का लक्ष्य श्रेय, प्राप्य या सुख, सद्जीवन को प्राप्त करना है। सद्जीवन निरपेक्ष ज्ञान की प्राप्ति होने पर संभव है। निरपेक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए न्याय का होना बेहद जरूरी है। निरपेक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए न्याय का होना बहुत जरूरी है, इनकी न्याय के बिना निरपेक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये था प्लेटो का आदर्श राज्य। कल हम देखेंगे प्लेटो का ज्ञान का सिद्धांत, प्लेटो के न्याय का सिद्धांत। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।